तो आपने देख के ही समझ गए होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2022 टुडे, हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ शिवाजी जयंती। ठीक है ना, इनका नाम आप सब ने सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम। तो इनकी जयंती थी हाल ही में फरवरी में। तो चलिए, पीआईबी का आर्टिकल है इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको पता है कि पीआईबी की जो भी न्यूज़ होती हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो देख लीजिए, लिखा हुआ है वॉरियर हीरो लेजेंड हैप्पी छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। तो चलिए समझते हैं इनके बारे में कि आखिर इनका इतिहास कैसा है। इनका जो भी गौरवपूर्ण इतिहास है उसको हम बेहतर ढंग से अगर समझें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए देखते हैं क्या भाई। देखिए, अगर हम शिवाजी जयंती की बात करें, अभी हाल ही में सेलिब्रेट की गई, तो कब हुई है ये देखिए। सबसे पहले, प्रत्येक वर्ष में जो 19 जनवरी होती है उस दिन हम सब शिवाजी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस जयंती की जो सेलिब्रेट करने की शुरुआत हुई थी वो लगभग 1817 में, यानी 1870 में महात्मा ज्योतिराव फूले ने शुरुआत इसकी की थी। अब हम शिवाजी के बारे में थोड़ी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर हम शिवाजी की बात करें तो इनका जन्म 1630 में हुआ था। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के शिवनेरी फोर्ट में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1630 में हुआ था। कहाँ पर? शिवनेरी फोर्ट में, इन डिस्ट्रिक्ट पुणे। अब इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माताजी का नाम था जीजाबाई। इनके पिताजी मराठा सैनिक थे या मराठा सेनापति थे। इनके अगर हम अर्ली लाइफ या प्रारंभिक जीवन की बात करें शिवाजी के, तो मात्र 15 वर्ष की उम्र में, यानी 1645 में, 1645 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक तोरण नामक किला था उस पर अधिकार कर लिया था। कितनी उम्र थी? 30 में जन्म हुआ था, 45 में, यानी 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक किले पर अधिकार कर लिया था, विच वॉज अंडर बीजापुर। जो बीजापुर जो एक राज्य था दक्षिण में, तो उसका भाग था ये तोरण का किला। तो इन्होंने उसका पर अधिकार कर लिया था, तो इस बात को याद रखना। ऑल्सो एक्वायर्ड द कोंडाना फोर्ट। इन्होंने साथ ही साथ ये तोरण किले के साथ साथ कोंडाना, जो कि आपने जो तानाजी मूवी आई थी उसमें कोंडाना फोर्ट का नाम भी सुना होगा, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। आगे क्या है? तोरण एंड कोंडाना बोथ दीज फोर्ट्स वर अंडर आदिल शाह ऑफ बीजापुर। ये जो किले थे दोनों, चाहे वो तोरण हो या फिर कोंडाना हो, ये दोनों किले बीजापुर के आदिल शाह के जो शासक था उसके अंतर्गत आते थे। आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब हम देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, बैटल्स की जानकारी ले लेते हैं। बैटल्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है, जहां बनेगा मैं बता दूंगा। आगे हम इनका जो भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन था उससे बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इनका एक सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध है उसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्रतापगढ़। ये उत्तर प्रदेश वाला प्रतापगढ़ नहीं, ये दूसरा प्रतापगढ़ है, महाराष्ट्र में। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659, जिसमें इन्होंने अफजल खान को पराजित किया था शिवाजी ने। नेक्स्ट क्या है? बैटल ऑफ पावनखिंड। अब पावनखिंड का युद्ध क्या था? 1660 में हुआ था। इस युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मराठा सरदार बाजी प्रभु देश पांडे वर्सेस सिद्धि मसूद ऑफ आदिल शाही, यानी आदिल शाही जो डायनेस्टी थी उसके जो एक प्रमुख सेनापति थे सिद्धि मसूद, उनके और मराठा सरदार बाजी प्रभु देश पांडे के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज देखें, सैकिंग ऑफ सूरत 1664। इन्होंने सूरत पर भी हमला किया था और वहां पर इनका युद्ध किससे हुआ था? इनायत खान से। कौन था? एक मुगल कैप्टन था। कौन? इनायत खान। आगे देखते हैं, बैटल ऑफ पुरंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ पुरंदर। अब बैटल ऑफ पुरंदर में क्या हुआ कि उस समय भारत का बादशाह या मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था। औरंगजेब ने कई प्रयास किए शिवाजी को पकड़ने के, लेकिन नहीं पकड़ पाए। फिर उन्होंने अपने प्रमुख सेनापति जय सिंह को भेजा, जय सिंह फर्स्ट को। और जय सिंह फर्स्ट जब मुगल सेना लेकर दक्षिण पहुंचे तो वहां पर युद्ध हुआ और अंततः इन्होंने मराठा सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए जय सिंह ने बाध्य किया। तो ये जो बैटल ऑफ पुरंदर है ये बेसिकली शिवाजी और जय सिंह फर्स्ट के बीच हुई थी। जय सिंह फर्स्ट मुगल एम्पायर का जो चीफ सेनापति थे वो थे, साथ ही साथ जो शिवाजी मराठा एम्पायर के प्रमुख थे। अब इसके बाद एक ट्रीटी होती है जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर बोलते हैं, उसको हम आगे अलग से डिस्कस करेंगे। इसके बाद बैटल ऑफ सिंहगढ़ हुई 1670 में। इसमें क्या हुआ? तानाजी मालुसरे, जो कि किसके कमांडर थे? जो कि सेनापति थे शिवाजी के, उनके, और उदयबान राठौड़। उदयबान राठौड़ आप सब ने नाम सुना होगा, शायद मूवी देखी होगी तो उसमें एक
व्यक्ति था जिसका रोल सैफ अली खान ने किया। तो उदयबान राठौड़ के और तानाजी मालुसरे के बीच में हुई थी। उदयबान राठौड़ कौन था? ये फोर्ट कीपर था या किले का संरक्षक था अंडर जय सिंह फर्स्ट। ये जय सिंह फर्स्ट वही हैं जिन्होंने बैटल ऑफ पुरंदर में जो मराठे थे उनको आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया था। तो उदयबान राठौड़ जय सिंह के अंतर्गत एक किले का संरक्षक था। और जय सिंह कौन था? हु वॉज मुगल आर्मी चीफ, मुगल सेनापति था जय सिंह। आगे देखते हैं। इसके बाद बैटल ऑफ कल्याण 1682। ये जो कल्याण की बैटल थी ये बेसिकली हुई थी बहादुर खान, मुगल एम्परर या मुगल एम्पायर से रिलेटेड था, एम्परर नहीं, मुगल एम्पायर से रिलेटेड था। इसने मराठा आर्मी को पराजित कर दिया था और कल्याण पर नियंत्रण कर लिया था। आगे एक बैटल है बैटल ऑफ संगमनेर। अब संगमनेर का युद्ध क्या था? मुगल और मराठों का ये युद्ध था। और इस बैटल में अगर हम देखेंगे, एक मिनट, इस बैटल में अगर आप देखोगे तो ये शिवाजी का लास्ट बैटल भी था। ये उनके द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध का कौन सा? बैटल ऑफ संगमनेर। अब याद रखना युद्ध पर फोकस नहीं करना है। अगर आपको फोकस करना है तो केवल बैटल ऑफ पुरंदर आप देख लीजिए, पर्याप्त है। अब जब पुरंदर में शिवाजी को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ा तो फिर वहां पर जयसिंह के साथ एक ट्रीटी साइन हुई, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या क्या प्रोविजन है ये समझते हैं। देखिए, इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में एक खास प्रोविजन क्या था? किसके किसके बीच हुई? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में हुई। इसके मराठों को क्या नुकसान हुआ? मराठों को अपने बहुत सारे किले मुगलों को देने पड़े इस ट्रीटी के माध्यम से। अगली बात, एक चीज और शिवाजी ने स्वीकार की कि वो औरंगजेब से आगरा मिलने आएंगे, आगरा के किले में औरंगजेब से मिलने आएंगे। साथ ही साथ शिवाजी ने पुरंदर की ट्रीटी के माध्यम से इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि वो अपने पुत्र संभाजी को भी लेकर आगरा आएंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाओगे। ये सारी चीज़ें ट्रीटी ऑफ पुरंदर से निकल कर आई हैं। तो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं अरेस्ट ऑफ शिवाजी। जब शिवाजी आगरे के किले में औरंगजेब से मिलने पहुंचे तो औरंगजेब ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो शिवाजी को लगा कि उनका अपमान हुआ है और वो उनके दरबार से घूमकर चुपचाप बाहर चले आए गुस्से में। अब ये घटना जब औरंगजेब ने देखी तो औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। अब आगे चलकर हम सब ने बचपन से पढ़ा है कि शिवाजी अपने बेटे के साथ यानी संभाजी के साथ औरंगजेब की कैद से आगरा से भाग निकले। हालांकि ये जो भागने वाली स्टोरी है ये कहा जाता है कि इसकी प्रामाणिकता पर इतिहासकारों के बीच में संदेह है। खैर आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें शिवाजी की डेथ कब हुई थी तो 1680 में हुई थी। कहां पर? रायगढ़ फोर्ट में। अब सबसे जरूरी जो आता है शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन आता है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एग्जाम्स में देखोगे जब भी आप पढ़ोगे मेडाइवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि अष्टप्रधान क्या है। तो इस बात को याद रखना कि शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम इनका प्रशासन देखते हैं कि ये अपना राज्य कैसे चलाते थे। पहली चीज है, इन्होंने जो भी अपने रिफॉर्म किए वो बेसिकली मलिक अंबर से इंस्पायर्ड होकर किए। और मलिक अंबर कौन था? अहमदनगर राज्य में एक प्रमुख व्यक्ति था मलिक अंबर, और वो अपने राज्य में जब रिफॉर्म कर रहा था तो शिवाजी ने उससे प्रेरित होकर काफ़ी रिफॉर्म्स किए। अब यहाँ पर अगर हम इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखें, केंद्रीय प्रशासन देखें, तो यहाँ पर जो किंग था, जो राजा था, शिवाजी जो थे वो सुप्रीम हेड होते थे और इन्हें बोला जाता था छत्रपति। साथ ही साथ शिवाजी या छत्रपति को सहायता देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता था जिसको हम बोलते थे अष्टप्रधान। क्यों अष्टप्रधान बोलते थे? क्योंकि ये 8 मंत्रियों का समूह था। कंफ्यूजन क्या होता है कि मैंने एक बार एक क्वेश्चन गलत किया था। यहाँ पर आपको अष्टप्रधान मिलेगा। जब आप कृष्णदेव राय पढ़ोगे, जब हम विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे तो वहाँ पर अष्टदिग्गज आता है। अब दिक्कत क्या है कि अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज मैं बता दे रहा हूँ तो अब शायद आपको याद रहे। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, याद नहीं रहता कि अष्टदिग्गज शायद इनका था और अष्टप्रधान उनका था। तो याद रखना, जो हम विजयनगर एम्पायर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अष्टदिग्गज और इनके में पढ़ेंगे अष्टप्रधान। तो जो ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर था उसको बोलते थे अष्टप्रधान। अब हम देखते हैं कि शिवाजी का जो रेवेन्यू या राजस्व प्रशासन था वो कैसा था। लैंड वॉज मेजर्ड बाय रॉड और काठी, यानी लकड़ी से या रॉड से भूमि को मापा जाता था। सोर्स ऑफ इनकम क्या था इनका?
इनका सोर्स ऑफ इनकम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। चौथ और सरदेशमुखी था। अब क्या होता है ये समझिए। देखिए चौथ क्या होता था कि जो भी जैसे मराठे क्या करते थे कि अगर आप दक्कन का क्षेत्र देखो तो वहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे पठार हैं, तो वहाँ पर जो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है या पद्धति है उसका मराठे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। इसके माध्यम से मराठे दूसरे राज्यों में आक्रमण करते थे, दूसरे क्षेत्रों में, और वहाँ लूटते थे। अब मराठों ने चौथ लेना शुरू किया और कहा कि अगर आप अपनी इनकम का 1/4 या 25% हमें दे दोगे तो हम आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो विच वॉज पेड टू मराठाज एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट शिवाजीज फोर्सेज रेडिंग नॉन मराठा टेरिटरीज। यानी शिवाजी की जो फोर्सेस थी या जो मराठे थे वो बेसिकली जो नॉन मराठा जो टेरिटरीज थी वहाँ पर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं करेंगे अगर वो राज्य या वो क्षेत्र अपनी इनकम का 1/4 मराठों को दे देता है। साथ ही साथ एक और आपको चीज दिखेगी, इसको बोलते हैं क्या, चलिए इसको अब देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी मतलब 10 लिखा ही हुआ है, देश सरदेशमुखी यानी 10% ये लिया जाता था। अब ये 10% कैसा था, एन एडिशनल लेवी डिमांडेड फ्रॉम एरियाज आउटसाइड ऑफ द किंगडम। यानी शिवाजी का जो भी राज्य था उसके बाहर के जो भी क्षेत्र थे उनसे 10% रेवेन्यू मांगा जाता था, उसी को बोलते हैं सरदेशमुखी। उम्मीद है आप समझ पाओगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमको शिवाजी के संबंध में जाननी है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य प्रशासन। पहली चीज ये है कि इन्होंने एक बहुत ही अनुशासित और दक्ष आर्मी का गठन किया, ऑर्गेनाइज्ड किया एक बहुत ही डिसिप्लिन एंड एफिशिएंट आर्मी। पहली चीज तो ये याद रखना है। आगे हम देखें तो इन्हें साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये भारत के उन शासकों में हैं जो सबसे पहले नेवी पावर को समझ पाए थे कि अगर आपका राज्य समुद्र तट पर है तो आपको अपनी नेवी को मजबूत बनाना पड़ेगा, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोलते हैं। फिर इन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको कैश पेमेंट देना शुरू किया, लेकिन बट चीफ एंड मिलिट्री कमांडर जो भी प्रमुख होते थे या सैन्य कमांडर होते थे यानी जो बड़े पद धारक व्यक्ति होते थे उनको जागीर दी जाती थी पेमेंट के तौर पर। यानी पेमेंट 2 प्रकार से होता है, या तो आप कैश दे दो या तो कहीं की जागीर दे दो कि ये भूमि का टुकड़ा रहा, इससे आप रेवेन्यू वसूलो और अपनी जो भी डिमांड्स हैं उनकी पूर्ति करो। इसी जागीर को जो मराठों में बोलते थे सरंजाम या मुकासा। तो ये रही इंपॉर्टेंट न्यूज़, पीआईबी की न्यूज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट है।